गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 सिविक्स क्लास 9th पेज नंबर 6। मैंने आपको इसके पहले पार्ट में एग्जाम्पल दिया था चाइना का, पाकिस्तान का, मैक्सिको का। ठीक है, अब हम इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसका मतलब देखिए, उन्हें बोला तो क्या कि आप जिसको चाहो वोट कर सकते हो, ठीक है, पर क्या जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने बोला आपको जिसको वोट करना है वोट करो, पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी टिकट किसको देती थी? सिर्फ अपने लोगों को। मैक्सिको में भी उन्हें बोला गया आपको जिसको वोट करना है वोट करो, लेकिन पीआरआई क्या करती थी? पीआरआई फेयर प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं करती थी, वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी। डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके पीआरआई इज़ यूजिंग डर्टी ट्रिक्स और वो पोलिंग बूथ शिफ्ट कर देती थी। ठीक है, तो वो अलाउ तो करती थी पीपल्स को कि ठीक है आप वोट करो, पर हमारे पास वोट करने के लिए ऑप्शंस ही नहीं थे, या ऑप्शंस थे भी तो एक ही पार्टी के ऑप्शंस थे। नाउ वी विल रीड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ब्लैक हाईलाइटेड है। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, नाउ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इट मीन्स एक पर्सन का एक वोट ही गिना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उस वोट की वैल्यू भी एक ही होगी। ऐसा नहीं कि कोई रिच सेक्शन का है तो वो 3 बार वोट दे सकता है, या वो रिच सेक्शन का है उसने वोट दिया तो उसका 2-4 वोट माने जाएंगे, सिर्फ एक वोट माना जाएगा। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया जो है वो रशिया की नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, वैसे ही जो एस्टोनिया है वो रशिया की नेबरिंग कंट्री है। तो क्या होता था, रशिया के कुछ लोग एस्टोनिया में रहते थे। माइनॉरिटीज़ मतलब होता है कम लोग, तो रशिया के कुछ लोग एस्टोनिया में रहते थे, बाकी सारे के सारे एस्टोनिया के थे। तो जो रशियन पीपल एस्टोनिया में रहते थे उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती थी वोट देने में। डिफ़िकल्टी होती थी इसलिए क्योंकि वो क्या है, रशिया के थे। अब डिफ़िकल्टी किस टाइप से हो सकता है? उन्हें पेपर वर्क ज़्यादा करना पड़ता हो, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हो कि मेल मेंबर को ही मिलेगा, या जो 25 के ऊपर है उन्हें ही मिलेगा, या इन इनकम ग्रुप वालों को ही मिलेगा, या इन्हीं कास्ट वालों को ही मिलेगा। डिफरेंट टाइप की डिफ़िकल्टीज हो सकती है। इन फिजी क्या है? ये एक आइलैंड कंट्री है, इस पर लोग बसे हुए हैं, पर ये पूरी तरीके से कंट्री नहीं है, ये एक आइलैंड कंट्री है। द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। अब मैं आपको इंडिजीनियस और अदर देन इंडिजीनियस का मीनिंग समझाता हूँ। इंडिजीनियस जैसे समझिए हम यहाँ पे रह रहे हैं और कोई अमेरिकन यहाँ आ जाए, वो रहे, उसकी जनरेशन आएगी, आने वाली जनरेशन भी यहाँ पर रहेगी, पैदा होगी, कमाएगी, खाएगी। ठीक है, तो जो उसकी आने वाली जनरेशन है ना, हम इंडियन माने जाएंगे, हम इंडिजीनियस इंडियन माने जाएंगे। वो लोग नॉन इंडिजीनियस इंडियन, मतलब हम मूल रूप से भारत के निवासी हैं। ठीक है, पर वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स आए थे यहाँ और फिर वो लोग बाद में आए, तो उनके पेरेंट्स ही यहाँ के नहीं थे। तो वी आर इंडिजीनियस इंडियन, दे आर नॉट इंडिजीनियस इंडियन। ठीक है, तो वैसे भी फिजी एक आइलैंड कंट्री है, तो जो वहाँ पे इंडिजीनियस फिजी थे उनके वोट की ज़्यादा वैल्यू थी बजाय इंडियन फिजियन जो भारत के लोग वहाँ पर हैं तो उनकी कम वैल्यू थी बजाय इंडिजीनियस फिजी। ऐसा हो सकता था कि हम एक वोट देंगे, इंडिजीनियस फिजी एक वोट देंगे तो एक माना जाएगा, पर हमारे 4 लोग वोट देंगे, माने 2 ही जाएँ, इट मीन्स हमारे 50% वोट काउंट हो। तो इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हुई। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, एस्टोनिया में और फिजी में। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, पर इधर पे तीनों जगह ऐसा नहीं हो रहा था। अब मैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक लेता हूँ। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जो रशिया है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? USSR।
बुक में नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। रशिया को पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। जो जिम्बाब्वे एक कंट्री है, उसको इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1980 में। मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किससे इंडिपेंडेंस मिला था? वाइट माइनॉरिटीज़ से। जैसे पहले क्या होता था, साउथ अफ्रीका जो है उसे भी वाइट माइनॉरिटीज से ही, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, उसे भी वाइट माइनॉरिटी से ही इंडिपेंडेंस मिला था। पर जिम्बाब्वे के बाद वाइट माइनॉरिटी से, इट मीन्स जो अंग्रेज थे वो लोग काले गोरे में भेद करते थे। इट मीन्स जो वाइट लोग हैं वो काले लोगों के खिलाफ अत्याचार करते थे, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते थे, उनको नौकर बनाए रखते थे, कभी भी मालिक नहीं बनने देते थे, ठीक है। तो जिम्बाब्वे ने वाइट माइनॉरिटीज़ से जो इंडिपेंडेंस पाया था वो 1980 में पाया था। अब सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ानू पीएफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे यहाँ पे बीजेपी पार्टी है ना, वैसे बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, वैसे ही वहाँ पे एक ज़ानू पीएफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक मेन लीडर था रॉबर्ट मुगाबे। जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस दिलाने में रॉबर्ट मुगाबे का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब एक प्रकार से जैसे होता है ना मैच में कि एक प्लेयर है, चाहिए हमें 300 रन पर एक प्लेयर ही 200 रन मार दे या 150 स्कोर कर जाए, तो मेन जीत दिलाने में किसका हाथ था? उस प्लेयर का। वैसे इधर पे जीत दिलाने में किसका हाथ था? रॉबर्ट मुगाबे। रूल इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे जो था वो इसका लीडर था। इलेक्शंस पर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाई ज़ानू पीएफ, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे इसका ज़ानू पीएफ का लीडर था। ज़ानू पीएफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी। जब जब इलेक्शंस होते थे ज़ानू पीएफ पार्टी में रॉबर्ट मुगाबे, पहली बात उसी की पार्टी जीत जाती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। पॉपुलर तो था ही, ठीक है, प्रेसिडेंट बन गया। अब वो प्रेसिडेंट बन गया, एक बार तो बन गया, उसके बाद ना उसने अनफेयर मीन्स यूज़ करना, अनफेयर इट मीन्स गलत तरीके यूज़ करना शुरू कर दिए वापस पार्टी में बने रहने के लिए। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। क्या हुआ, उसने ना कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, कैसे चेंज किया? हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करती है, पर उसने सारा का सारा चीज़ अपने फेवर में कर दिया जो उसके लिए सही है। क्या करता था वो? रूल चेंज कर देता था और फिर पब्लिक को बोलता था कि हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हेरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्बटेड। अपोजिट पार्टी के जो लोग थे उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया करता था, हेरेस किया जाता था। हेरेस इट मीन्स शोषण किया जाता था, उनके साथ गलत किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। वो अगर कोई भी प्रोटेस्ट करे, प्रोटेस्ट मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट रहना किसी के, ठीक है। मैं प्रोटेस्ट करूँगा मतलब मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, तो उन लोगों वो चीज़ इलीगल डिक्लेयर कर दी जाती थी। क्यों? क्योंकि इसने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया था। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। एक लॉ बना दिया कि प्रेसिडेंट को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। क्रिटिसाइज मतलब प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भला बुरा नहीं बोलेगा, पहली बात। और प्रेसिडेंट को लेके कोई रूल नहीं बन सकता, क्यों? उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। क्रिटिसाइज मतलब उसके बारे में बुरा नहीं कहा जाएगा। ये इसने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। टेलीविज़न और रेडियो इसके द्वारा कंट्रोल होते थे। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हेरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स थे, ठीक है, जर्नलिस्ट थे, पर जो इसके अगेंस्ट जाता था ये उसके खिलाफ चला जाता था, ठीक है। उनको हेरेस करता था, शोषण, उनके साथ कुछ न कुछ गलत करता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट। उसके खिलाफ अदालत में भी काफ़ी कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ बोला गया, लेकिन गवर्नमेंट ने वो सारे जजमेंट्स इग्नोर कर दिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा इसने बदल डाला था। ये रूल ऑफ लॉ नहीं था, ये रूल बाय लॉ था। क्या करता था? जो लॉ में बना है वो नहीं करता था, ये लॉ कोई बदल देता था फिर उसके अकॉर्डिंग। मतलब क्वेश्चन भी हमने लिखा और उसका आंसर भी हम ही दे रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। जिम्बाब्वे में क्या देखा गया? जो रूलर पॉपुलर था, ठीक है, वो डेमोक्रेसी में आ तो गया, पर ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये वहाँ के पीपल्स की सुनता ही नहीं था। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर लोग हैं वो अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो लोग पॉपुलर हैं या जो लोग रिच हैं उन लोगों ने अच्छे तरीके से ही पैसा कमाया हो, गलत तरीके से भी उन्होंने पैसा कमाया जा सकता है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक
इफ़ वी ऑटोक्रेटिक मतलब होता है स्वेच्छाकारी मतलब जो उनकी खुद की इच्छा है वही वो करते हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने किया, हर चीज़ अपने फेवर में करना। इफ़ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। हमको ऐसा लगता है अगर हमें डेमोक्रेसी लानी है तो हम इलेक्शन कराएं, इलेक्शन करा तो दें, लेकिन बिफोर इलेक्शन क्या बात हो रही है और आफ्टर इलेक्शन क्या हो रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसने बिफोर इलेक्शंस तो वादे किए, ठीक है, ऐसा करूँगा, आफ्टर इलेक्शंस सिर्फ वो वही कर रहा है जो उसके फेवर में है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। सफिशिएंट रूम, इसका मीनिंग ये है जो पार्टी, जैसे अभी क्या हुआ कि रॉबर्ट मुगाबे सिर्फ ये अपनी चला रहा है, अपोजिशन पार्टी की सुनी नहीं रहा है, अपोजिशन पार्टी की सुनी नहीं जा रही है, ठीक है। तो सफिशिएंट रूम होना चाहिए कि इसकी भी बातें सुनी जाए, उनकी भी बातें सुनी जाए, जो सही हो उसकी गवर्नमेंट बने। पर ऐसा था ही नहीं, जो अपोजिशन पार्टी थी उसकी बात सुनी नहीं जाती थी क्योंकि इसने आकर अपनी पावर शो करना शुरू कर दी, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। वहाँ के जो लोग थे उनकी राइट की रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। दे शुड बी फ्री टू थिंक, वहाँ के जो लोग हैं उनके पास फ्री, वो अपने तरीके से जो सोचना चाहें सोच सकते हैं, अपने ओपिनियन, अपने प्रस्ताव सामने रख सकते हैं, जो उन्हें पब्लिक में बोलना है वो बोल सकते हैं, और अपने एसोसिएशंस बनाना चाहें, अगर दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहे वो बन सकती है, और वो अगर सत्ता में आना चाहे तो आ सकती है। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में सब इक्वल होने चाहिए, पर ऐसा यहाँ पर नहीं था। दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाई एवरीवन। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस राइट्स इन चैप्टर 5। अब क्या होता है कि एक जुडिशियरी बॉडी होनी चाहिए जिसकी बात सब मानेंगे, पर इसने क्या किया, सारे जजेस के डिसीजंस को ही इग्नोर कर दिया। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू अ वे गवर्नमेंट दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस, ठीक है। कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इलेक्शन जीत गई, इसका मतलब ये नहीं अब हम जीत गए, अब हम हमारी जो मर्जी वो करेंगे। कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट जीत जाए तो उसके बाद वो कैसे काम करेगी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी डू वॉट एवर इट लाइक्स, जो उसे पसंद हो वही वो कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन एन इलेक्शन इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू दी माइनॉरिटीज़। जो लोग माइनर लोग हैं, माइनर इट मीन्स जो लोग कम लोग हैं, जैसे भारत देश में समझो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुस्लिम्स कम है, ठीक है, इन केस, तो गवर्नमेंट को इनकी गारंटी लेनी चाहिए कि इन्हें हार्म नहीं होगा किसी भी अदर रिलीजन से, ठीक है। एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ दी सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके अधिकार हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ भी हैं जो उन्हें निभानी है। ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। मतलब वो जो पीपल्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, एज वेल एज अदर जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स हैं उनके प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ये आपस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, इट मीन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके ये काम करेंगे। इसका हम अगर फोर्थ फीचर देखें तो वो है ये है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। जो गवर्नमेंट रूल कर रही है ना, जिसको पीपल्स ने इलेक्ट किया है, इधर पे देखो उसने क्या किया। पहली बात तो रॉबर्ट मुगाबे, ये तो एक पॉपुलर हो चुका था ज़ानू पीएफ पार्टी से, इसका एक मेजर रोल भी था जिताने का, ठीक है, ये जीत तो गया, इंडिपेंडेंस तो इसने दिलाई, ज़ानू पीएफ का लीडर था। फिर इसने क्या किया, ये वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया, और प्रेसिडेंट बनने के बाद ना इसने गलत चीज़ें करना शुरू किया, ठीक है। जो चीज़ पब्लिक के फेवर में नहीं थी, वहाँ के किन्हीं भी लोगों की ये बात सुनता नहीं था, अपोजिशन पार्टी की नहीं सुनता था, पब्लिक की नहीं सुनता था। और एक बार ये प्रेसिडेंट बनने के बाद इसने गलत तरीक़ों से वहाँ पर शासन किया। समरी डेफिनेशन देखिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, अभी उसकी समरी है, इट मीन्स अब ये उसका पूरा निचोड़ है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई पीपल, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, रूलर्स इलेक्टेड बाई द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। हमें इन सब से क्या सीखने को मिला, रूलर्स इलेक्टेड बाई द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस। जब रूलर इलेक्ट हुए हैं वो सारे डिसीजंस लेंगे। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू द चेंज द करेंट रूलर्स।
इलेक्शन जो है वो चॉइस ऑफर करेगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक जना खड़ा कर दिया ऐसी कोई वोट देना है, और वो भी इंडिपेंडेंट चॉइस ऑफर करेगा, कोई दबाव नहीं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल पीपल, सबको ये चॉइस मिलेगी, ऐसे नहीं कि जैसे एस्टोनिया में था रशियन माइनॉरिटीज़ को नहीं मिल रही थी, मैन वुमेन कास्ट क्रीड कुछ भी हो 18 साल से जो ऊपर है सब वोट देंगे। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाई बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी तो हर वो ऐसा काम करेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके नहीं करेगी। एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। सिटीजन का जो राइट्स है उनका शोषण नहीं होगा, और जो गवर्नमेंट है हर वो काम करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम बाद पार्ट 3 में पढ़ेंगे।